नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला कन्नौज के ब्लॉक सौरिख के ग्राम पंचायत खानपुर के ग्राम प्रधान वीरपाल यादव को जनता ने दिया जनादेश, भारी मतों से हुए विजयी। प्रधान ने लिया संकल्प, नहीं रहेगा कोई भी कच्चा मकान। पूरी ग्राम पंचायत में प्रधान ने बताया पंचायत को बनाएंगे आदर्श ग्राम पंचायत। ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत में लगाई वैक्सीन और जन जन ने भी लगवाई वैक्सीन। प्रधान ने बताया कैसे करेंगे ग्राम पंचायत का विकास, नहीं होने देंगे ग्राम पंचायत में कोई भ्रष्टाचार, मिड डे मील में भी नहीं होगा कोई भ्रष्टाचार, कोरोना काल में करेंगे जनता की निगरानी। ग्राम पंचायत के प्रधान ने बताया कि जनता तय करेगी इस बार किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। प्रधान ने बताया 2022 में होगा परिवर्तन, हर गरीब को आवास, हर गरीब को पेंशन, हर पात्र व्यक्ति को दिलवाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। ग्राम प्रधान ने ग्रामवासियों और देशवासियों को 2022 नववर्ष की बधाई दी। देखिए ग्राम प्रधान वीरपाल यादव के साथ संपादक गौरव यादव और ललित की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं कन्नौज में और कन्नौज के ब्लॉक सौरिख में, और सौरिख की ग्राम पंचायत है खानपुर। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है खानपुर से नवनिर्वाचित प्रधान वीरपाल सिंह यादव जी। वीरपाल जी से जानने का प्रयास करता हूं, क्योंकि पिछले पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत की जनता ने वीरपाल सिंह यादव जी को अपना प्रधान चुना था। उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से ग्राम पंचायत की जनता की सेवा करेंगे और वो सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको लाकर ग्राम पंचायत के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। वीरपाल सिंह जी प्रशासन पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और पहले जनता की सेवा करते रहे, अब फिर उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद भी जनता की सेवा करने का बीड़ा जो उठाया है, उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। मैं पहली बार किसी चैनल पर बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। सर, ग्राम पंचायत के प्रधान आप चुने, पहले आप पुलिस में रहे, जनता की सेवा वहां भी आप करते रहे, उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद कैसे राजनीति में आने का ख्याल आया? सबसे पहले सवाल तो ये। एक तो मैं 2008 में मैंने बीआरएस लिया, और बीआरएस लेने के बाद जब गांव में कोई रिटायरमेंट लेके आता है तो गांव वाले का एक उद्देश्य रहता है कि इसको चुनाव लड़ा दो, जो 10-5 लाख रुपए लेके आया होगा उसको खत्म कर दो, उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा। तो मैं भी 2010 में चुनाव लड़ा और दुर्भाग्यवश 20-25 वोटों से हार गया। और उस हार के सदमे से मैंने 2015 में चुनाव नहीं लड़ा, और इस बार मुझे लगा कि गांव के लोगों ने मुझे बोला कि भैया आप 20-25 वोटों से पहले हारे थे, इस बार आप चुनाव जीत सकते हो और आपकी गांव को जरूरत है, आप कुछ न कुछ गांव के लिए अच्छा करोगे। अदरवाइज एक गांव की जो पंचायत है हमारी, पिछले 25-30 वर्षों से किसी एक परिवार में ही प्रधान अपने एक ही एटीट्यूड के साथ काम कर रहे थे और उससे ऊपर निकल के नहीं आ पा रहे थे। तो गांव के लोगों को लगा कि कोई नया आदमी आएगा, कोई नए माइंडसेट से काम करेगा तो शायद कुछ अच्छा हो, इसलिए उन्होंने मुझे वोट दिया और आज मैं आपके साथ। ग्राम पंचायत के प्रधान आप चुनने के बाद किस तरीके से अपने 6 महीने के कार्यकाल में जनता की सेवा करी? सरकार की कौन कौन से कामों की शुरुआत अभी तक के कार्यकाल में हो चुकी है? एक्चुअली मैं सीख रहा था कि क्या काम कराने चाहिए क्या नहीं। तो कई बार मैं दयाराम साहब यादव जी थे ब्लॉक प्रमुख, वीडियो और उनके साथ दिन गया तो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कुछ चीज़ें सिखाई, और आने के बाद मैंने चक मार्गों का काम शुरू किया। बहुत सारे चक मार्ग ऐसे थे जो 1982 में चकबंदी होने के बाद लोगों ने उनको डलवा ही नहीं पाया, क्योंकि या तो वहां पे कहीं ना कहीं वोट बैंक का आड़े आ जाता था, या कहीं 2 पंचायतों की सीमा आ जाती थी, तो दूसरे प्रधान का हस्तक्षेप होने की वजह से वो नहीं डलवा पाते थे। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, मैंने सीधा उठाया, काम कराया। मैंने देखिए लेखपाल साथ में बैठा है, एसडीएम साहब का आदेश है और ये चकमार्ग पड़ रहा है, जिसको दिक्कत है पुलिस के पास जाओ, प्रशासन के पास जाओ, मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करो, अपना खेत दबा लीजिए। अगर आपका चक कम हो रहा है तो मैं नहीं डरवाऊंगा, अगर आपका चक पूरा है तो मेरे काम में हस्तक्षेप ना करो। इत्तेफाक से किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाया और जितने विवादित चक मार्ग थे आज की तारीख में सारे के सारे डाल दिए गए हैं, और 1-2 बचे हैं वो भी आने वाले 3 महीने में डलवा दिए जाएंगे। सर, अभी ब्लॉक में आपने कार्य योजना अपनी ग्राम पंचायत के विकास को लेकर पेश करी है,
उसमें विकास को लेकर सबसे मुख्य बिंदु कौन कौन से रहे? मेरा जो मुख्य बिंदु था, मेरे विद्यालय में बरसात की सीजन में तकरीबन घुटनों तक पानी भर जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। 50 वर्षों से विद्यालय गांव में बना हुआ है और घुटनों तक पानी भरता था। इत्तेफाक से जिसकी भी कमी रही हो वो आज तक नहीं भर पाया। मैंने अपने से सबसे पहले मट्टी डलवाई। मट्टी डलवाने के बाद मुझे बीडीओ साहब ने सहयोग किया और ये कहा कि नहीं, ये बिल पास होगा। आपने मुझे फोटो पहले भेज दिए थे। मिट्टी का बिल पास हो गया, पेमेंट नरेगा से हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा फिर डीएम साहब को फोन किया, बीडीओ साहब ने मुझे सहयोग किया और मेरे विद्यालय के इंटरलॉकिंग के लिए फंड की व्यवस्था कर दी और आज की तारीख में इंटरलॉकिंग चल रही है। तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरा विद्यालय 50 वर्षों से अधूरा पड़ा था, आज उस पर इंटरलॉकिंग चल रही है और अगले एक हफ्ता में इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स टू ब्लॉक प्रशासन कि उन्होंने मेरा ये काम कर दिया। सर, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल, जब आप प्रधान बने थे, पंचायत का चुनाव जब हुआ था, हिंदुस्तान से लेकर कई सारे देश कोरोना से परेशान थे, किस तरीके से मुकाबला करा था जब आपने प्रधान बनने के बाद? ईश्वर का आशीर्वाद है हमारी पंचायत पर कि कोई भी ग्राम पंचायत में कोरोना से हताहत या मृत्यु नहीं हुई। 4 से 10 लोगों को बीमार जरूर हुए। उस दौरान मेरे विद्यालय में पंचायत घर नहीं था। मैंने अपने प्राइमरी स्कूल में एक कमरे को जिस तरह से मेडिकल अफसर ने हमें सजेस्ट किया उस हिसाब से रूम को फर्निश किया। उसी में हमने मच्छरदानियाँ लगवाई, बेड लगवाए, उनको क्वारंटाइन किया और उन्हीं के घर से ये बांट दिया कि भैया देख रेख आप ही करोगे और इनसे दूर रहिएगा। उनको डिस्पोजल बर्तनों में खाना खिलवाया, पत्तल में और कुल्हड़ में, और इत्तेफाक से सब लोग सामान्य रहा और कोई मृत्यु नहीं हुई, किसी तरह की दुर्घटना हुई। इसमें ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है। धन्यवाद टू गॉड। सर, आप पुलिस में रहे, वहां भी भ्रष्टाचार से मुकाबला रहा होगा, उसके बाद ग्राम पंचायत में आ गए, आपसे पहले और भी प्रधान रहे, देखा आपने किस तरीके से पंचायतों में प्रधान के द्वारा भ्रष्टाचार का खेल होता, धनवाई का, चाहे वो आवास के नाम पे हो, शौचालय के नाम पे हो, पेंशन के नाम पे हो, यहाँ तक कि गरीबों से राशन कार्ड के नाम पे भी पैसे लिए जाते हैं। मैं तो इस मामले में पीछे क्या होता था उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा कि किसने क्या किया, बट मुझे ये लगता है कि अगर गांव में काम कराया जाए तो बहुत सारे काम हैं। अगर मैं राज्य सरकार को लेकर चलूँ तो पहली बात तो ये कि गांव में विकास के लिए राज्य सरकारें कुछ करती ही नहीं है। मैं सपा भाजपा बसपा की बात नहीं करूँगा यहाँ, मैं कर रहा हूँ राज्य सरकार की बात। कोई काम नहीं कराती। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू वो सरकार जिसने मनरेगा योजना बनाई और गांव का अगर विकास हो रहा है प्रदेश में या देश में तो केवल मनरेगा के माध्यम से हो रहा है और वही एक गांव के विकास को जीवित किए हुए है। अदरवाइज राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही। नंबर 1। नंबर 2 जी सर, आपने कहा कि मनरेगा के तहत एक मनरेगा ही ऐसी योजना है भारत सरकार की जिसके तहत ग्राम पंचायतों का विकास हो पा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। उसी में जाना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा विपक्ष को यानी कि कांग्रेस को, क्योंकि मनरेगा की योजना कांग्रेस ही लाई थी और कांग्रेस को कहा कि मनरेगा आपकी जीती जाती विफलताओं का उदाहरण है, मतलब नरेगा को विफल बता दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली भारत की सबसे छोटी सरकार का प्रधान हूँ। उस सरकार के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, देश को बताना चाहूंगा कि अगर गांव में विकास हो रहा है तो केवल मनरेगा योजना के माध्यम से हो रहा है, अदरवाइज कोई दूसरी एजेंसी नहीं है जिससे गांव का विकास हो सके। थैंक्स टू कांग्रेस जिसने ये मनरेगा योजना लाई थी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जुमा 4-5 महीने का वक्त गुजरा है, चंद महीने 2 या 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। ग्राम पंचायत की जनता, गरीब किसान, नौजवानों की समस्याओं को बहुत करीब से आपने देखा है। इस बार विधानसभा का चुनाव किन मुद्दों पे होगा, आप क्या तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और महंगाई से व्यक्ति तरसत है। लोगों को खाली डीजल पेट्रोल दिखाई देता है। अगर मैं समझूं कि 70, 75, 80 रुपए में सरसों का तेल होता था, आज 250 रुपए तक गया। तो महंगाई से जो कमर टूट रही है ग्रामीण जनता की, गरीब जनता की, तो महंगाई, बेरोजगारी, इसी के ऊपर यूथ वोट डालेगा। और जहां तक मेरा आकलन है कि इस बार बदलाव अवश्य होगा, क्योंकि जनता बहुत ही ग्रसित है महंगाई से, बेरोजगारी से।
और मैं अगर वर्तमान सरकार की शैली पे बताऊं तो अच्छा खराब क्या काम किया क्या नहीं किया, बट ये सरकार नफरत बहुत फैलाती है। इससे व्यक्तिगत तौर पर मैं भी बहुत आता हूं, नफरत ना फैलाओ। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों को यहीं पे रहना है। समान अवसर दो, समान प्यार करो। अगर कोई भी धर्म का उपद्रवी है तो समान रूप से उसे दंडित करो, ना कि पूरी कौम को दोषी ठहराओ। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि इस बार बदलाव होगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का इतिहास भी यही रहा है कि हर 5 साल में बदलाव हुआ है। अगर बदलाव होता है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए सर, ये तो वेल नोन है कि आज की तारीख में अगर योगी आदित्यनाथ जी का कोई कंपेटिटर है, कोई उनको अगर रिप्लेस कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि बाकी दोनों पार्टियां ठंडी पड़ी हुई है। बसपा और कांग्रेस कोई किसी तरह से इफेक्टिव अपना एजेंडा प्रस्तुत नहीं कर पा रही जनता के सामने। जहां तक अगर बीजेपी को रिप्लेस करेंगे तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, अन्यथा बीजेपी बाकी 2 पार्टियों से रिप्लेस नहीं होगी और बदलाव होना है, ये तय है। तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। सर, ग्राम पंचायत की जनता ने आपको प्रधान बनाया, सबसे पहले तो कैसे उनका धन्यवाद? गांव की जनता ने मुझे प्रधान बनाया, मैं उनका धन्यवाद खाली हाथ जोड़ के धन्यवाद नहीं होता, धन्यवाद करूंगा। मैं अभी तक जो भी राज्य सरकार की योजनाएं या केंद्र सरकार की योजनाएं जो भी 100% ब्लॉक से आती हैं, मैं अपने गांव में 100% इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता हूं। मैं ये ढूंढता रहता हूं कि कौन सा पैसा, कौन सी योजना कहां से आ सकता है मेरे गांव के लिए, वो अवश्य आएगा। मैं पिछले 6 महीने से पीडब्ल्यूडी से लड़ रहा था। मेरे गांव से एक रोड निकलता है पीडब्ल्यूडी की 9 मीटर सड़क, जिसके दोनों तरफ नाले नहीं बने हैं, और मैं एक सीएम से लड़ता रहा, डीएम महोदय को फोन करता रहा। मैंने जाकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से संपर्क किया। इत्तेफाक से तमाम लड़ाई झगड़ा करने के बाद धीरे धीरे और मेरे गांव के नाले आज शायद 28 लाख रुपया सैंक्शन हो रहा है पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से, तो मेरे गांव के दोनों नाले बन जाएंगे। तो मैं लगा हुआ हूं कि कैसे न कैसे बेटर होगा। सर, दिसंबर की विदाई, नववर्ष का आगमन, क्या शुभकामनाएं हैं पंचायत के लिए, जिले की जनता के लिए, प्रदेश की जनता और देश की जनता? मेरा एकमात्र संदेश ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, पॉलिटिक्स में पढ़ें, बट अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाइए, अपना रोजगार जरूर देखिए, जो बीमारियां आती हैं उससे बचाव के लिए जो सरकार निर्देश जारी करती है उसको सावधान रहिए, बचाए रखिए अपने आप को, और इस बात का ध्यान रखिए कि जो प्रधान काम करा रहा है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए और अपने हक के लिए प्रधान के सर पे चढ़े रहिए ताकि वो आपको आपका हक दे। और मैं अपने ग्रामीण जनता को बधाई देना चाहूंगा कि आने वाला नया वर्ष हमारी ग्राम पंचायत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, आने वाली सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा और सरकार बदलाव अवश्य होगा, 100%। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे ग्राम पंचायत खानपुर से नवनिर्वाचित प्रधान वीरपाल सिंह यादव जी। कहा गया है ना कि शिक्षा ही विकास की जननी है। हमारे साथ बैठे हैं शिक्षित प्रधान वीरपाल सिंह यादव जी। किस तरीके से सरकार की योजनाओं से भली भांति परिचित हैं, विभाग हो, विकास भवन हो, और यहाँ तक कि हर तरीके की सुविधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो जिले से हो, मुख्यालय से हो, यहाँ तक कि प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि ऐसे ही शिक्षित प्रत्याशियों का चयन जनता करती रहे, जिससे कि ग्राम पंचायत का विकास नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम वीरपाल सिंह जैसे प्रधान करते रहे। हमें आशा है, उम्मीद है कि इसी जोश और उमंग के साथ अपने आने वाले 5 साल के कार्यकाल में उस सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनको लाकर ग्राम पंचायत के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रधान जी को, ग्राम पंचायत की जनता को, प्रदेश की जनता को और देश की जनता को आने वाले नववर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।